जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस माइंड्स पे। साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि बड़ा ही खास टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन, ये आज का टॉपिक होने वाला है और इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। विधिवत चर्चा होगी। पूरा जितने भी इसके आयाम हैं तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन द मेजर एस्पेक्ट ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। जितने भी कमीशन या कमिटीज बनी उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं राज्यों के पुनर्गठन से। साथियों, सबसे पहले आप समझिए पुनर्गठन का क्या मतलब होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुनर्गठन। पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज पहले से है, वर्तमान स्थिति में कोई भी चीज है, अब उसको काट छाट के उसमें कुछ तब्दीली करके, कुछ बढ़ा के, कुछ घटा के उसको फिर से जो है एक अच्छे स्वरूप पे लाना है। इसी को बोलते हैं पुनर्गठन करना, ठीक है। पुनर्गठन का मतलब होता है पुनः सही तरीके से जो है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो पुनर्गठन, तो राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि पुनर्गठन करने से पहले हमको उस समय अर्थात समकालीन भारत के राज्यों की स्थिति को देखना पड़ेगा कि समकालीन भारत में पहले से चली आ रही राज्यों की स्थिति क्या थी, कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे, क्या क्या कैटेगरीज थी उनकी। इनको जब समझेंगे तब हम राज्यों के पुनर्गठन की जो है गंभीरता को समझ पाएंगे और इस टॉपिक को हम अच्छे से जो है समझ पाएंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं जो है राज्यों का पुनर्गठन और देखते हैं पहले की स्थिति, ठीक है भैया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसको समझिए आप। भारत में आजादी के बाद, आजादी देश को कब मिली, 1947 में मिली, सभी जानते हैं, ठीक है। 1947 में आजादी मिल गई, 15 अगस्त को मिली आजादी। आजादी जब मिली तो उसमें खास तौर पे दो प्रकार के राज्य उसमें हुआ करते थे। एक राज्य जो था वो था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, सरकार द्वारा शासित राज्य या प्रांत कह सकते हैं हम, ठीक। और दूसरा था देसी रियासतों द्वारा, देसी रियासतें, ठीक है, जिसको वहां के लोकल या संबंधित रियासत के राजा वहां पे शासन करते थे। ये मेजर दो कैटेगरी खास तौर पे हुआ करती थी राज्यों की, ठीक है भैया। ये दो कैटेगरी हुआ करती थी, पहले से चली आ रही है। अब थोड़ी बात और समझते हैं। जब देश आजाद हो गया तो ये जो ब्रिटिश शासित राज्य थे तो डायरेक्ट जो है फ्री हो गए, लेकिन जो देसी रियासतें थी इन पर थोड़ा पेच फंसा रहा, ठीक, पेच फंसा रहा। इनके लिए तीन रास्ते खोले गए, देसी रियासतों के लिए तीन रास्ते खुले, ध्यान देना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शासित राज्य थे उन पर कोई पेच नहीं फंसा, वो तो डायरेक्ट जो है आजाद हो गए। लेकिन जो देसी रियासतें थी उनके लिए तीन रास्ते थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रास्ता था कि या तो भारत में शामिल हो जाए,
भारत में शामिल, ठीक है, या तो पाकिस्तान में शामिल, ठीक भैया, या तो स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्तित्व, ठीक है। तो देसी रियासतों को 3 ऑप्शंस मिले। प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। वन, ईदर दे कुड ज्वाइन इंडिया, और दे कुड ज्वाइन पाकिस्तान, और दे कुड मेंटेन देयर ऑटोनॉमस स्टेटस। या तो फिर वो अपना जो है इंडिपेंडेंट अस्तित्व बरकरार रख सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस देसी रियासतों को दिए गए। क्लियर भैया? अब समझना, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। उस समय टोटल अगर हम देसी रियासतों की बात करें तो टोटल देसी रियासतें थी 552, 552 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं। अब इसमें क्या था, 3 को छोड़कर कितनी बची? 549 रियासतें भारत में शामिल, ठीक है, भारतीय डोमिनियन में शामिल हो गई 549 रियासतें। 3 रियासतें नहीं शामिल हुई। ये 3 रियासतें कौन कौन थी, थोड़ा देख लेते। 3 रियासतों को छोड़कर तो कौन कौन थी? पहला था जूनागढ़, दूसरा कश्मीर, तीसरा हैदराबाद, ठीक है। तो 549 रियासतें तुरंत शामिल हो गई भारत के अंदर। कैसे शामिल हुई? लॉर्ड माउंटबेटन ने इन रियासतों को समझाया, इनके प्रधान, इनके प्रमुखों से मिलकर समझाया कि भारत के साथ रहने में आपकी भलाई है, क्योंकि आपकी जितनी भी ट्रीटी, अनुबंध, जितने बिजनेस व्यापार हैं, सब भारतीय जो है तंत्र और भारतीय व्यवस्था में पहले से ही संचालित हो रहे हैं। अगर आप एक नई व्यवस्था में जाएंगे तो फिर सारी चीजें आपकी जो है वो प्रभावित होंगी। लिहाजा आपके लिए बेहतर यह है कि पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही आत्मसात करिए और भारतीय संघ के साथ आप मिल जाइए। वहां पे ही आपके हित सिक्योर है और वहां पे ही आप सुरक्षित रहेंगे। लिहाजा 549 रियासतों ने भारतीय गणराज्य को ज्वाइन कर लिया, कहा कि भैया हम भारत में शामिल होंगे। भारत इंडियन डोमिनियन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर भैया? लेकिन 3 जो देसी रियासतें थी वहां पे पेंच फंसा रहा। इन्होंने कहा कि वी वुड नीदर गो विद इंडिया नॉर विद पाकिस्तान, इंस्टेड वी वुड मेंटेन आवर ऑटोनॉमस स्टेटस। तो हम क्या करेंगे, ना तो इंडिया के साथ जाएंगे ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, बल्कि हम अपना स्वतंत्र जो है हमारा अपना स्टेटस मेंटेन करेंगे। ठीक है, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। चलिए भैया आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति ये बनी कि जूनागढ़ जो स्थिति थी, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम के द्वारा मिला लिया गया इसको भारत में, जूनागढ़ को। हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा, जबकि तीसरा आपका जम्मू कश्मीर को आपको मिलाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो इन तीनों देसी रियासतों को भी बाद में कालांतर में मिला लिया गया। ठीक है,
भारतीय सरकार थोड़ा सख्त हुई, और इस पर हम विधिवत किसी दिन चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा हम लोग रफली इसको देख रहे हैं, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे। तो खास तौर पे देखिए 1950 की स्थिति को। 1950 ईस्वी में अगर भारतीय क्षेत्रों को देखें, क्षेत्रों को, तो उनकी 4 कैटेगरी थी, ठीक है। एक पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। 4 कैटेगरी थी, ठीक है। तो पार्ट 1 में खास तौर पे ये चीज समझना है, 9 राज्य थे, 9 स्टेट्स, ठीक है। और ये 9 स्टेट जो थे गवर्नर्स के प्रांत थे, गवर्नर्स प्रोविंस थे ये, मतलब इस पर गवर्नर का जो है शासन व्यवस्था चलता था। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में भी 9 थे, 9 स्टेट्स, लेकिन ये क्या थे, देशी रियासतें। देशी रियासतें थी, ठीक है भैया। पार्ट सी में अगर हम देखें, पार्ट सी में तो इसमें खास तौर पे 10 प्रांत थे, प्रांतों का विवरण, और ये थे मुख्य आयुक्त के प्रांत, मतलब कमिश्नर के अंतर्गत आते थे। 10 प्रांत थे इसमें। और डी में खास तौर पे अगर हम डी के क्लासिफिकेशन को देखें, ठीक है, तो इसमें एकमात्र था अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये कैटेगरी बनाई गई, क्लियर भैया, कि अब यही कैटेगरी रहेगी, क्लियर है, ये तैयार की गई है। लेकिन अब ये कैटेगरी तो तैयार की गई, इसके साथ साथ अब धीरे धीरे राज्यों के पूरा आजादी मिल गई, तो अब ये था कि भाई ब्रिटिश के हिसाब से या ब्रिटिश सरकार के हिसाब से जो भी चीजें बनी हैं या बनाई गई हैं, वो चीजें अब काम नहीं करनी चाहिए, अर्थात अब राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। राज्यों को फिर से नए सिरे से जो है भारतीय परंपरा और भारतीय जरूरतों के हिसाब से, भारतीय दशाओं के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ऐसी मांग जो है देश के हर कोने से उठने लगी। खास तौर पे साउथ इंडिया से ये मांग जो है प्रबल रूप से उठी। कारण था कि साउथ इंडिया वाले थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो वहां से ये मांग उठी। तो अब राज्यों के पुनर्गठन पे आते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन जो था, तो राज्यों का पुनर्गठन, ये राज्यों का जो पुनर्गठन है, तो ये राज्यों का पुनर्गठन खास तौर पे क्यों आया, ये चीज समझना है अपने को। राज्यों का पुनर्गठन इसलिए आया क्योंकि मांग हुई, ठीक है, देश के हर हिस्से से मांग उठी, ठीक है। और जाहिर सी बात है मांग तो उठनी थी। कारण यह था कि भाई इस हिसाब से थोड़ी काम होगा। अब जो ब्रिटिश परंपरा या जो ब्रिटिश जरूरत के हिसाब से राज्यों का गठन हुआ है या हुआ था,
उसको हम क्यों ढोएंगे, हमको हमारे हमारे तरीके से, हमारे अंदाज में सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन सरकार के लिए चैलेंजिंग टास्क था, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द गवर्नमेंट। आसान नहीं है कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने बड़े लार्ज स्केल काम के लिए जाना, ये आसान काम नहीं था। ठीक, और सरकार के पास कोई तजुर्बा भी नहीं था, गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू दिस। तो गवर्नमेंट को लगा कि अभी हमको जो है थोड़ा अनुभव लेना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास चूंकि कोई अनुभव नहीं था, लिहाजा गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है क्या काम करते हैं, कुछ कमीशन, कुछ आयोग बनाते हैं। सरकार ने इस संदर्भ में कुल 3 आयोग बनाए। ध्यान देना, 3 आयोग बनाए, ठीक है, सरकार ने कुल 3 आयोग बनाए। पहला भैया जो आयोग था वो था धर कमीशन। ठीक है, जिसको धर आयोग भी कहा जाता है। ठीक भैया, धर आयोग। और ये जो धर आयोग था ये 1948 में बना। ठीक है, दूसरी बात, जेवीपी कमेटी, ये भी आई, ये भी 1948 में आई। इसके अलावा तीसरा जो बना वो था फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन, ये आया आपका 1953 में। ठीक है, तो ये 3 कमीशन बने राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। थोड़ा और बात करते हैं। अब देखिए कमीशन बन गए, इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, सरकार ने क्यों बनाया, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। धर कमीशन जो बना, तो खास तौर पे धर कमीशन की जो शुरुआत हुई इसलिए हुई कि जो मांग आ रही थी, मांगों के अनुसार, ठीक है ना, जैसे मांग क्या थी, मांग ये थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, धर आयोग ने भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। धर कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं, ये प्रासंगिक नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा कि भाषा के आधार पर बनाएंगे समस्या हो जाएगी। इनको नहीं लगा कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ भाषा के आधार पर कैसे करते हैं। मान लीजिएगा एक जो है राज्य विशेष में कई भाषाएं बोली जाती हो, तो किस भाषा के आधार पर करेंगे। तो थोड़ा इस तरीके से भी इनका विचार था। इन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठन होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो है भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया, होना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या बनी कि इससे और ज्यादा विद्रोह की स्थिति बनी। इनकी सिफारिश पर, इनकी सिफारिश पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ठीक, लोगों में और तनाव आ गया। अब इस तनाव को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई उसी साल,
गवर्नमेंट को भी दिखाना था कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी साल खास तौर पे 1948 में ही JVP कमेटी स्थापित। ठीक है, जेवीपी कमेटी में इसमें 3 बहुत ही खास पर्सनालिटी शामिल थे, ध्यान देना। एक थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे आपके पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, इन तीनों को शामिल किया इस उम्मीद में कि ये तीनों जो हैं कुछ बेहतर सुझाव दे सकते हैं और लोगों के जो रोष है लोगों के मन में उसको जो है दूर कर सकते हैं। क्लियर है? इन्होंने साल भर का समय लिया और अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, जबकि ये कमेटी बनाई गई थी दिसंबर 1948 में। ठीक है, इन्होंने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी और सबसे खास बात ये रही कि इस कमेटी ने भी भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया, कि भाई भाषा के आधार पे केवल काम नहीं हो सकता। तो इस कमेटी से उम्मीद थी, लेकिन इस कमेटी ने भी जांच पड़ताल करी, फिर उनको लगा कि नहीं, भाषा के आधार पे करना ठीक नहीं है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं कि बस आसानी से काम हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको लगा होगा। ठीक है, लेकिन अब 2-3 चीजें समझिए आप। कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके से स्ट्राइक की स्थिति, जिसमें आपको एक कांग्रेसमैन कह सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पोट्टी सीरामुलु 56 दिन की हड़ताल के बाद, 56 दिन भूख हड़ताल के बाद मृत्यु। तो भूख हड़ताल के बाद 56 दिन के बाद मृत्यु होती है, तो इससे सरकार पे बहुत भयंकर तरीके से दबाव बनता है कि भाई अब लोग मरना भी शुरू कर दिए। ठीक है, सरकार आनन फानन में अक्टूबर 1953 में आनन फानन में मद्रास राज्य से तेलुगु बोलने वाले लोगों को, तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर
पुनर्गठन किया गया। क्लियर है? क्लियर? आनन फानन में कि भाषा के आधार भाई कर दिया जाए, क्योंकि इससे दिक्कत जो है तनाव वाली स्थिति बन जा रही है। अब इसने एक और पे आंध्र प्रदेश तो बन गया, लेकिन अब मसला क्या फंसा कि जब आप एक राज्य का कर दिए, एक राज्य का करने के बाद बाकी राज्यों से भी दबाव आया, बाकी राज्यों से भी दबाव आया कि भाषा के आधार पर किया जाए। ठीक है, परिणाम स्वरूप सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें 3 जो है सदस्य थे। पहला फजल अली, दूसरा के.एम. पनिक्कर, और तीसरा थे H.N. कुंजरू। ये भैया फजल अली अध्यक्ष थे, ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इस कमेटी ने पूरा एनालिसिस किया, क्योंकि अब ये हो गया कि भाषा के आधार पे सरकार को भी दबाव है। अब सरकार ये जानते हुए कि मुझे भाषा के आधार पे गठन करना पड़ेगा, सरकार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि अब बाकी राज्य भी दबाव डालेंगे और हम बाउंड हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो सरकार ने इसके लिए कहा कि कुछ और हमको इनसाइट मिल जाए। तो उस इनसाइट को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि फजल अली की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, फजल अली कमीशन, और इसमें के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू 2 और लोग थे। इस कमीशन ने व्यापक तरीके से इस चीज़ की जांच पड़ताल करी और कहा कि भाई इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। बाद में इसकी सिफारिश क्या थी, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फजल अली की सिफारिश, फजल अली कमीशन की सिफारिश मतलब इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर पुनर्गठन, इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक भैया, ये ध्यान देना है आपको, स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्होंने ये अस्वीकार किया कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। अस्वीकार, ठीक है, अर्थात एक राज्य में कई भाषाएं चल सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उस हिसाब से गठन किया गया और ये बात बताई गई। क्लियर भैया? क्लियर है? और उद्देश्य जो था इसका, उद्देश्य को भी रेखांकित किया गया, उद्देश्य को भी रेखांकित किया गया कि देश की सुरक्षा एवं एकता। ठीक है, ये भी शामिल किया रहना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, इसके मद्देनजर काम होना चाहिए। इसके अलावा भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, एकरूपता
इसके अलावा ये भी शामिल किया जाना चाहिए कि जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक पहलू ये भी शामिल होना चाहिए। और ये भी किया गया कि कल्याणकारी मनोभाव, खासतौर पे जनता का, ठीक है, जिसमें नियोजन शामिल होगा, ठीक। इसके अलावा कल्याणकारी मनोभाव का जो है इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक। तो इन चीजों को शामिल करते हुए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है, तमाम तरह की चीजों को शामिल। तो इस चीज को इन्होंने ये बात बोली। इसके अलावा इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने कहा कि पार्ट 1A प्लस पार्ट बी जो राज्य हैं उनके बीच के अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए, अंतर को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, समाप्त किया जाए, अंतर को समाप्त किया जाए। क्लियर है, क्लियर है। और पार्ट जो सी है जिसमें कमिश्नरेट थी, पार्ट सी समाप्त किया जाए। ठीक है, इन तमाम चीजों को भी जो है और भी जो स्टेट्स हैं आसपास के उनको मिला लिया जाए, ठीक है, और बाकी मर्ज कर दिया जाए। अब देखिए इन तमाम चीजों को मिला के 1 नवंबर 1956 को चौदह राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन पूरा हुआ। अगली क्लास में हम लोग जो है बारी बारी से राज्यों के गठन की टाइमिंग करेंगे, किन किन राज्यों से काट छाट के कौन कौन सा राज्य बने, इस पर हम लोग गहनता के साथ चर्चा करेंगे। होपफुली कल वाली क्लास में हम लोग ये करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप लोग जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।